सबसे पहले नंबर का कारण है वो है हमारा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हमारा उसके साथ डाइट ठीक नहीं होती है तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमारे अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रूप में काम करती है और हमारी किडनी की प्रॉब्लम को पैदा करती है। ऐसे लक्षण तो होंगे जिनसे पता चल सके कि ये बीमारी दस्तक दे रही है। बिल्कुल जी, किडनी के सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है, तो ऐसे कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन है जिनसे पता चल सके कि ये किडनी की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है या चल रही है? हर व्यक्ति को अपने एक बार साल में सारे ही टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपने इस मौके पर आयुर्वेद का दामन पकड़ लिया, 100% उम्मीद है कि आप कभी भी इस बीमारी के लॉन्ग टर्म के पेशेंट नहीं बनेंगे। इसके कोई स्टेजेस या लेवल्स भी हैं? आपने बताया कि सीरम क्रेटिनिन जो है उसका नॉर्मल वैल्यू 1 तक होती है। 1 से लेकर कितने तक जो है वो हम समझ सकते हैं कि इसको हम आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं? अगर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम चल रही है तो डायलिसिस के साथ साथ भी उन मेडिसिन को लिया जा सकता है। आज हमारी मेडिसिन खाएंगे और 2 या 4 या 10 दिनों में आपका डायलिसिस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे वाटर का इंटेक, हमें पानी या लिक्विड कितना लेना है। जो खट्टे फल हैं वो नहीं लेने चाहिए और जूसेस तो बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। जब बात आती है हरी सब्जियों की, लेकिन मैं कभी भी किडनी के पेशेंट को ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे तरह के योगासन और सारे तरह के प्राणायाम जो है। बहुत सारे पेशेंट जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी उनका क्रेटिनिन बढ़ जाता है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल जी, किसी भी डॉक्टर से कोई भी ऐसी दवाई नहीं खानी जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, भगवान जाने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो सही आयुर्वेद, अपने लिए अपनों के लिए। और आज हमारे साथ जुड़े हैं किडनी के विषय पर चर्चा करने के लिए आयुर्वेदा योगाश्रम के डॉक्टर नवीन आर्या, जो पिछले 30 वर्षों से अपने अनुसंधान के बाद हमारे साथ इस विचार विमर्श करने के लिए आए हैं कि किडनी जो है आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दा बनता जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का किडनी फेलियर होता जा रहा है। तो उसका क्या कारण है और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, और क्या क्या डाइट स्टाइल से उसका हम रख रखाव कर सकते हैं। तो जानिए ये सब चीज़ें डॉक्टर नवीन आर्या से। जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का किडनी फेलियर का इशू आ रहा है जो कि पहले नहीं था, तो इन सब का जो बढ़ता हुआ इतना डाटा आ रहा है किडनी के फेलियर का, इसका मुख्य कारण क्या है? डॉक्टर अंजू जी, आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है आज के लिए। और किडनी प्रॉब्लम अगर हम देखा जाए तो इस समय भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा एक आगे आने वाली प्रॉब्लम है, जिसके लिए पेशेंट अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है। और उसके अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला और जो पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर का कारण है वो है हमारा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डायबिटीज जो है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, हमारी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। और चाहे हम दवाई खा रहे हो या ना खा रहे हो, अगर हमारा उसके साथ डाइट ठीक नहीं होती है तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमारे अंदर जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रूप में काम करती है और हमारी किडनी की प्रॉब्लम को पैदा करती है। तो अगर हम कारण की बात करें तो जो सबसे पहला कारण जो पूरे विश्व में और भारत में भी पहले नंबर पर है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डायबिटीज को हम इग्नोर कर देते हैं जब उसकी वैल्यूज लगातार बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए डायबिटीज सिर्फ हमारी शुगर वैल्यू को बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। जब डायबिटीज वो अनकंट्रोल हो जाती है तो हमारे पास कई तरह के साइड इफेक्ट पैदा करने शुरू करती है, जिसमें न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, कार्डियोपैथी है। लेकिन आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो नेफ्रोपैथी, यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमारी किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके साथ जो सेकंड नंबर का और बहुत बड़ा और विशेष कारण है वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। हम इस अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के जरिए अपनी किडनी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें इसका आइडिया भी नहीं है। हमें अगर ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो रहती है वो हमारे अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है हमारे अंदर, ये एक किडनी फेलियर का मेन कारण बनता जा रहा है। हालांकि कारण और भी हैं, जैसे कि हमारे अंदर से अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना। वो हमारे अंदर से जो अल्कोहल को हम ज्यादा लेते हैं वो पूरे तरीके से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हमारी किडनी के ऊपर नुकसान करता है और हमारे अंदर एक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी फेलियर, इस तरह की प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। हालांकि स्मोकिंग का भी इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्मोकिंग हमारे अंदर से जो किडनी के कैंसर का भी एक मेन कारण बनता है और उसके साथ ही साथ किडनी फेलियर का भी मेन कारण बनता है। उसके साथ साथ अनकंट्रोल्ड हमारा डाइटरी बिहेवियर, हमें कुछ नहीं पता हमें कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये किडनी की प्रॉब्लम का कारण बनता है। तनाव इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बनता है। और सबसे जरूरी बात,
हम बिना डॉक्टर की परमिशन के कई तरह के ऐसे पेन किलर को अपनी घर में रोटी सब्जी और स्नैक्स की तरह खाना शुरू हो गए हैं। हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है, हम पेन किलर खाते हैं। और जैसे कई पेन किलर भारत में भी और बाहर भी बिल्कुल बैंड है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हमारे सुनने वालों में से 10 में से 8 घरों में ये पेन किलर मिलेंगे। जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम है, जैसे निम्सोलाइड है, जैसे आइबुप्रोफेन है। इन सबको हमने अपने घर का एक एसेंशियल सदस्य मान लिया है। तो ये सब चीजें हमारी किडनी की प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा कारण बनते हैं। तो सर ऐसे कुछ ऐसे लक्षण तो होंगे जिनसे पता चल सके कि ये बीमारी दस्तक दे रही है या आने वाले समय में प्रॉब्लम कर सकती है। बिल्कुल जी, किडनी के सिम्टम्स की अगर बात करें प्रॉब्लम्स के लिए, तो सबसे पहला सिम्टम है कि हमारे अंदर यूरिन में झाग आनी शुरू होती है, जिसे हम जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के तौर पर ये हमारा पहला लक्षण होता है। इसे हम जो हमारे अंदर से झाग निकलती है, इसका मतलब प्रोटीन लीकेज कहीं से चल रही है। कई बार प्रोटीन लीकेज के साथ साथ हमारे अंदर से स्वेलिंग होना, आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे हमारे सारे तरफ से स्वेलिंग होनी शुरू होती है। हमारे फीटल एडिमा यानी कि हमारे पैरों के पास स्वेलिंग होनी शुरू होती है। थोड़ा सा चलने से हमें सांस चढ़ता है, जिसे ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर से फीवरिश फीलिंग रहनी है, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है और नोजिया की फीलिंग रहती है। ये सारे कारण जो हैं वो हमारे किडनी की प्रॉब्लम के स्टार्टिंग फेज के लक्षण होते हैं। अगर हम इनको स्टार्टिंग से पहचान लें तो कई तरह की इस तरह की घातक बीमारी से बचा जा सकता है। तो ऐसे कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन है जिनसे पता चल सके कि ये किडनी की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है या चल रही है, तो उसके बारे में? बिल्कुल जी, मैं तो ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने एक बार साल में सारे ही टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन जो लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे कि यूरिन की प्रॉब्लम का आना, फीट में स्वेलिंग होना, एचबी का कम होना, अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो आप 2 टेस्ट जरूर करवाइए। एक का नाम है KFT, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें यूरिया और क्रेटिन मुख्य रूप से आता है। एक अपना हेमोग्लोबिन जरूर चेक कराइए और एक यूरिन कंप्लीट जरूर चेक कराइए। किसी भी लेबोरेटरी से ये टेस्ट हम बड़े आराम से करवा सकते हैं। और अगर आपने इस मौके पर स्टार्टिंग स्टेज में आयुर्वेद का दामन पकड़ लिया तो मुझे ये 100% उम्मीद है कि आप कभी भी इस बीमारी के लॉन्ग टर्म के पेशेंट नहीं बनेंगे। सर इसको हम ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट को? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि किडनी फेलियर एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको स्टार्टिंग में पकड़ लेते हैं, अगर आपको इसका डायग्नोस पता लग चुका है, तो आप इमीडिएटली अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। हमारे आयुर्वेद योगाश्रम में इससे आप हमारी अपनी हेल्पलाइन नंबर पर इससे कनेक्ट करें, ताकि स्टार्टिंग स्टेज में आयुर्वेद इसको बचा सके। डॉक्टर अंजू, इसमें जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है जी। और मैं यहाँ पर किसी भी पैथी के साथ विवाद में नहीं हूँ, लेकिन जब आयुर्वेद की बात आती है और किडनी प्रॉब्लम की बात होती है तो एकमात्र विकल्प आपके सामने रहता है जी। हम इसमें से जब रोगी को डायग्नोस कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में अगर हम आयुर्वेद की मेडिसिन को पकड़ लें तो हम इससे आने वाले जितने भी साइड इफेक्ट हैं उन सब से बचा जा सकता है। और अगर हम स्टार्टिंग में इनको आयुर्वेद मेडिसिन को अडॉप्ट कर लें और वो आपके वात, पित्त और कफ के रूट कॉज को समझते हुए डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको लाइफ टाइम में इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप इनसे एक बार फ्री भी हो जाएंगे और आने वाले टाइम में इससे बचे भी रहेंगे। इसके कोई स्टेजेस या लेवल्स भी हैं? जैसे आपने बताया कि सीरम क्रेटिनिन जो है उसका नॉर्मल वैल्यू 1 तक होती है, शायद आपने बताया, तो 1 से लेकर कितने तक जो है वो हम समझ सकते हैं कि इसको हम आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है जैसे कि जब हम अपना KFT करवा के आते हैं, KFT का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें हमने ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन, आमतौर पर हमारे यहाँ इंडिया में, बाहर के लेबोरेटरी वैल्यूज और होती हैं, लेकिन इंडिया में क्रेटिनिन की वैल्यू 1 या 1.2 तक मानी जाती है। यूरिया की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 40 तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर हमारा 20% तक रेज होता है तो इसका मतलब है कि आप अब इसकी बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है। 20% का मतलब है लेस देन 3। और अगर हम उसकी तरफ जाएं तो अगर हमारा 50-55 तक यूरिया आता है तो ये भी पहली स्टेज तक माना जाता है, जिसका लगभग क्योर
माना ही जाता है आयुर्वेद से, और हम आयुर्वेद योगाश्रम में इसको क्योर करते हैं। लेकिन जब ये वैल्यू 3 से लेकर 7 तक पहुंचती है तो हमें 1 मिनट का भी विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो ये सेकंड स्टेज आती है। इसमें आयुर्वेद के साथ डेफिनेटली आपका इलाज पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी आपको अपने डाइट स्टाइल में, अपनी लाइफस्टाइल में। और अगर इससे ऊपर पहुंचती है तो थर्ड स्टेज मानते हैं। आमतौर पर कई डॉक्टर तो 7 के लेवल के ऊपर डायलिसिस जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी आयुर्वेद के पास इलाज संभव है अगर रोगी दवाई के साथ साथ आहार विहार को साथ में नियंत्रण रखता है। तो सर कुछ पेशेंट पूछते हैं कि डायलिसिस के साथ साथ अगर हम मेडिसिन ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन? बिल्कुल जी, आयुर्वेद योगाश्रम में अगर किडनी की फेलियर की प्रॉब्लम चल रही है तो डायलिसिस के साथ साथ भी उन मेडिसिन को लिया जा सकता है। हमारी पूरी की पूरी टीम उनको साथ में गाइड करती है कि कौन सी मेडिसिन आपने डायलिसिस से पहले, कौन सी मेडिसिन डायलिसिस के बाद में लेनी है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हजारों पेशेंट ऐसे भी होते हैं और उनकी प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स हमारे साथ हमारे चैनल्स पे हमेशा रहती हैं, जहां पे हमें पता लगता है कि पहले एक वीक में अगर 4 या 5 डायलिसिस भी हो रहे हैं, किस तरह से वो 3 फिर 2 फिर 1 आते हैं। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को ये नहीं बोलता हूं कि आज हमारी मेडिसिन खाएंगे और 2 या 4 या 10 दिनों में आपका डायलिसिस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हमें इस तरह के फॉल्स प्रॉमिस करने भी नहीं चाहिए। ये एक ग्रेजुअली धीरे धीरे असर करने वाली हमारी ट्रीटमेंट होती है, जो पहले अगर कोई भी एबीसी फिगर चल रही है, 5 तक चल रहा है या 4 बार चल रहा है हफ्ते में, धीरे धीरे वो कम होगा और धीरे धीरे कम होते होते वो इस लेवल तक आ जाता है कि हमें उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहती। पर उसके साथ साथ ये मरीज के, रोगी के आहार विहार और दोष की जो बैलेंसिंग है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि डायलिसिस एक्चुअली है क्या और वो कैसे हेल्प कर सकती है, और क्या आयुर्वेद इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है डायलिसिस का? देखिए, डायलिसिस एक तरीके से एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम उसको एक आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से एज ए एक्सक्रीशन, यानी कि जो हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली चीज है उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि बाहर निकलने चाहिए, विजातीय द्रव्य, सिर्फ वही नहीं इसके साथ निकलते, वो चीजें भी डायलिसिस के साथ बाहर निकल जाती हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है जी। तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा अपने रोगियों को, अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि आप इनके साथ साथ इमीडिएटली आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद योगाश्रम की, जिसका लगभग 30 वर्षों का अनुभव हमें साथ में है, उसको जरूर साथ में लीजिए जी। तो डायलिसिस जो है वो आपको पेनफुल होता है पेशेंट के लिए या इट्स लाइक नॉर्मल? देखिए, डायलिसिस पेनफुल तो होता ही है, लेकिन ये हमारी एक तरह से, जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं ना, जीवनीय शक्ति को भी खत्म करता है जी। और उसके साथ साथ हमारी पॉकेट के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें अब मजबूरी है, आप हमारे पास जब आए हैं, जब आपका 10, 12, 15 तक क्रेटिनिन जा रहा है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डायलिसिस मत करवाइए। डायलिसिस को उसी तरीके से चलने दीजिए और उनके साइड इफेक्ट जो हैं उनको हम साथ साथ मेडिसिन के साथ कवर करेंगे और उनके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहेंगे। तो किडनी की जो आपकी एट प्रेजेंट कंडीशन है उसमें डे बाय डे उसका बेनिफिट और बेटरमेंट आनी शुरू होगी। तो इसके लिए हम क्या ऐसी कोई डाइट है जो अपने पेशेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डाइट लेनी चाहिए साथ साथ ट्रीटमेंट? बिल्कुल जी, डाइट का तो मैं कहता हूं किडनी प्रॉब्लम में 30% से ज्यादा का रोल है। किडनी पेशेंट के लिए 2-4 चीजें जो मैं हर पेशेंट को भी जरूर बोलता हूं। पहली बात है कि हमारे वाटर का इनटेक, हमें पानी या लिक्विड कितना लेना है। मैं 1.25 लीटर से लेके 1.25 लीटर से लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लीटर एक दिन में लिक्विड प्रिस्क्राइब करता हूं अकॉर्डिंग टू द असाइटस, जितना उनकी बॉडी में है। असाइटस हम बोलते हैं पेट में पानी को। तो अगर आपके पेट में पानी आ रहा है, पानी पे भर चुका है, आपके एड़ियों के पास उसमें स्वेलिंग है, तो मैं उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से फिक्स करता हूं। एवरेज आप 1.5 लीटर मान के चलिए। उसके साथ साथ 2 चीजों का और डाइट में ध्यान रखना है। हमारे पास इनमें बहुत लिमिटेड चीजें लेनी है। अब जैसे बात करें फलों के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए बड़े लिमिटेड फल लेने हैं। मैं उनको बोलता हूं कि आप एप्पल ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, पियर जिसे नाशपाती बोलते हैं वो ले सकते हैं, गुआवा जिसे अमरूद बोलते हैं वो ले सकते हैं। इसमें किसी किस्म के कोई भी सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल हैं वो नहीं लेने चाहिए और जूसेस तो बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। जब बात आती है हरी सब्जियों की, तो उसमें लिमिटेड हरी सब्जियां लेनी चाहिए। आप इसमें घिया, लौकी, पम्पकिन और उसके साथ साथ शिमला मिर्च,
परवल, ये सब चीजें ले सकते हैं, लेकिन उसमें बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम तेल का इस्तेमाल करें। और तेल का भी इस्तेमाल कौन सा करना है? सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जब बात आती है सिट्रस फ्रूट की, तो एक चीज मैं जरूर ऐड करता हूं, जूसेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अच्छा जी। जितने भी जमीन से नीचे उगने वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करिए। उसमें एक्सेप्शन जो है गाजर और मूली है, वो ले सकते हैं। आलू को जितना हो सकता है कम लीजिए, जी। कचालू जितना हो सकता है कम लीजिए, शलगम जितना हो सकता है कम लीजिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये मैं आमतौर पर 2 बार पेशेंट को बोलता हूं कि कोई भी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, सरसों का साग है, धनिया है, मेथी है, पुदीना है, पत्तेदार सब्जियां नहीं लेनी। ये हमारे अंदर से किडनी की प्रॉब्लम को बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। जी। तो एक लेमैन की भाषा में या आम आदमी की भाषा में हम बोलें तो आपका कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जैसे हमारी चाय की छननी है, वो चाय छानते हैं तो नीचे चाय आती है, ऊपर वो चाय की पत्ती रह जाती है। मतलब उसी तरह से जो हमारी किडनीज हैं उनकी छानने की जो क्षमता है छनने की वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो छन के हमारे ब्लड में जा रहा है, तो क्रेटिनिन बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। इसी को हम अपनी लेबोरेटरी भाषा में बोलते हैं GFR, जी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR एक ऐसा टेस्ट है जो हर किडनी के रोगी को जरूर कराना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि GFR जो है वो हमें बताता है कि हमारी किडनी में यूरिन को निथारने की शक्ति कितनी है। अगर हमारा यूरिन जो नॉर्मल वैल्यू है आपकी 45, 50, 55 तक आ रही है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 50 से नीचे आने शुरू होती है हमें उसमें प्रॉब्लम आती है। और डॉक्टर अंजू, जब हम बात करते हैं कि पेशेंट को कब माने कि वो सीरियस हो चुका है अकॉर्डिंग टू GFR, तो जब वो 15 से नीचे आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है पेशेंट वो क्रिटिकल कंडीशन में है। मतलब यूरिन आउटपुट इतनी ज्यादा कम हो गई कि टॉक्सिक मटेरियल्स अंदर बॉडी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल जी। और आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है कि हर रोग जो है वो साध्य माना जाता है। आयुर्वेद के हमारे ग्रंथों में भी कृच साध्य और असाध्य रोग भी लिखा जाता है। अगर आपका GFR 2 या 3% तक है तो हम उस तरह के रोगी को कुछ समय तक उसकी केयर कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आयुर्वेद में जो है वो बहुत सारे डिजीजेज हैं जिसको हम साध्य, असाध्य, याप्य और कृच्छ साध्य ऐसी कैटेगराइज बनाई गई हैं। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि हर जो बीमार व्यक्ति है उसको हम बिल्कुल कोई चमत्कारिक चीज देंगे या कुछ ऐसा देंगे को ठीक हो जाए। ये एक प्रॉपर लॉजिकल साइंस है जो बिल्कुल सिद्धांतों पे चलती है, वैज्ञानिक तरीके से चलती है। और जो व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, वो अपनी डाइट का कैसे ध्यान रख रहा है, उसको प्रॉपर उस दृष्टिकोण से फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये निर्धारित होता है कि उस जो ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो उसका कितना रिजल्ट आएगा, कितना नहीं आएगा। क्योंकि कई बार पेशेंट होता है कि मेडिसिन तो ले लेते हैं, वो उसको ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समोसा, चाट, टिक्की, गोलगप्पे, एवरीथिंग जो सब कुछ खान पान में नहीं लेना चाहिए वो ले रहे हैं। तो उस तरह से वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये हर तरह की कैटेगरी होती है आयुर्वेद में भी। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर पेशेंट को बहुत चमत्कारिक तरीके से ठीक करेंगे। ये लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप ठीक होता है। तो दोनों पैथीज को हम कोऑर्डिनेट करते हुए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो सर लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं जो पेशेंट कर सकता है, मेडिसिन चल रही है साथ ही साथ, तो कुछ ऐसे योगा एक्सरसाइजेस जो वो घर बैठे ही कर सके। देखिए, योगासन और प्राणायाम इनका बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इनका बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन मैं कभी भी किडनी के पेशेंट को ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे तरह के योगासन और सारे तरह के प्राणायाम जो है अपने आप करिए। ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। हमें बहुत धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए अनुलोम विलोम से, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम से। जब आपके ये प्राणायाम पूरे सज जाएं, उसके बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए ताकि हम ये बता सकें कि उस पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली कौन कौन से योगासन कब पॉसिबल है। जैसे असाइटस हो रखा है तो उसमें हमें एडवाइस करना ही नहीं है योगासन का उस समय। वो धीरे धीरे जब वो अपने बेसिक लेवल पर आना शुरू होगा तभी हम योगासन को एडवाइस करेंगे। जी। और सर ये क्या मैंने ये भी सुना था कि बहुत सारे पेशेंट जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी उनका क्रेटिनिन बढ़ जाता है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल जी। किडनी स्टोन की वजह से भी अगर हमारा, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हमारे अंदर से किडनी की प्रॉब्लम शुरू होती है अगर उसको ठीक समय तक इलाज ना किया जाए। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, अगर हम इसका पहले पता लग जाए तो हम इसको बहुत
जल्दी केयर और क्योर दोनों कर सकते हैं। सर एक दो चीजें ऐसे कुछ हर्ब्स आप रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन का पेशेंट है, उसकी वजह से उसका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो कुछ एक दो ऐसी हर्ब जिसको वो यूज करते हुए, या कुछ ऐसा डाइट स्टाइल जिससे वो ठीक हो सके उसका स्टोन। देखिए डॉक्टर अंजू, मैं इस मामले में अपनी बड़ी स्पष्ट ओपिनियन रखता हूं। जी हमें जो होम रेमेडीज हैं उनको तब करना चाहिए या तो प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई है, हम अपने बचाना चाहते हैं, या प्रॉब्लम अभी बिल्कुल प्राइमरी फेज पे है, जैसे कि गोक्षुर है। जी गोक्षुर एक ऐसा प्लांट है जो कि किडनी के हर एक मेडिसिन में भी पाया जाता है और हमें यूज करना चाहिए। इसके 2 से लेकर 4 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्लांट है जिसका नाम पुनर्वा है। इसकी भी यही मात्रा रहती है कि 2 से 4 ग्राम तक दिन में 2 बार सादे पानी के साथ। जी लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो आप सिर्फ होम रेमेडीज के ऊपर अपना घर बैठे ट्रीटमेंट ना करिए। जो छोटी छोटी किताबें मिलती है ना घर का वैद्य बनने के लिए कि आप अपनी ये सारी ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ना तो इन किताबों को फॉलो करना चाहिए, जी और आज की जनरेशन को भी मैं बताना चाहूंगा कि हम हर चीज के लिए गूगल करना शुरू कर देते हैं। किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, कैंसर प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, हम देखते हैं कि हम अपने आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। अभी कल ही एक पेशेंट आया मेरे पास, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो कह रहा था कि मैंने इतने इतने भयंकर जो रस है वो दे दिए, ये पढ़कर कि ये किडनी के लिए फायदा करते हैं, और कौन सा रस किस मात्रा में देना है ये उनको नहीं पता, क्या अनुपान देना है वो नहीं पता। इसलिए जो होम रेमेडीज हैं उनको उस लेवल तक ही रखें जहां आपके प्राइमरी चीज को फोकस कर सकते हो। हाँ सर, आप आयुर्वेदा योगाश्रम में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो मेडिसिन हैं वो किस तरह की मेडिसिन होती हैं जिससे पेशेंट जो होता है वो लाभान्वित होते हैं, जो उनको बेनिफिट होता है? तो क्या उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है जी कि पहले तो हम बात करेंगे आयुर्वेद योगाश्रम की, जो कि लगभग 30 वर्षों का हमारा अनुसंधान, हमारी रिसर्च है किडनी की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, उसको केयर देने के लिए। जी उसमें भी जरूरी चीजें मैं अपने हर मरीज को बताता हूं कि आप जो भी मेडिसिन लें उसमें 3-4 चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। जी पहली बात जो मैं अपने दर्शकों को भी मुखातिब होकर बोलना चाहूंगा, किसी भी डॉक्टर से, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं खानी जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ। भगवान जाने उस दवाई के अंदर हीरा है, मोती है, चांदी है, जवाई है, जड़ी बूटी है, मिट्टी है, हमें उसके बारे में नहीं पता। और मैं सबको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई भी दवाई लें उसका प्रॉपर लेबल, उसका इंग्रेडिएंट उसमें मेंशन्ड हो, उसमें बैच नंबर लिखा हुआ हो, वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हो, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हो। तो डॉक्टर अंजू, हम सब इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया भर के प्रोफेशन में अगर कहीं सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत है तो मेडिकल प्रोफेशन में है। हमें अपने पेशेंट के साथ इतने ऑनेस्ट होना चाहिए कि जो जो चीजें हम दे रहे हैं वो सब हमारे ऊपर उस पर लिखी हुई हो। तो इसलिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम नीश पॉइंट बोलते हैं अपने आयुर्वेद योगाश्रम का, कि हम इसके ऊपर सब चीजों को मेंशन करके रखते हैं। प्लस जितनी भी हर्ब्स हैं आमतौर पे पेशेंट को पता ही नहीं होता। मैंने पुनर्वा बोला, अभी मैंने गोक्षुर अभी बोला, अरे भाई ये भी तो देखना है कि हमने उसको चूरन की फॉर्म में दे रहे हैं या उसके एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, उसकी कितनी घनत्व की मात्रा के साथ, कितनी डेंसिटी के साथ, कितनी पोटेंसी के साथ उस मरीज को दे रहे हैं, ताकि उसका फायदा पहुंचना शुरू हो। और उससे जरूरी बात हमें यह भी देखना है कि उस मरीज के लिए क्या हमें जीएफआर को फोकस करना है, क्या हमें डायबिटिक को फोकस करना है, क्या हमें अपने ब्लड प्रेशर को फोकस करना है, क्या हमें प्रोटीन यूरिया, जिसे हम लीकेज ऑफ ये यूरिन बोलते हैं यूरिया के साथ, उसको फोकस करना है। हमें इन सब चीजों के साथ कस्टमाइज्ड मेडिसिन देनी है। ये आयुर्वेद योगाश्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि 3 दवाइयां लिख दी और कोई भी मरीज आए, किसी भी किस्म की ट्रबल हो, कोई भी साइड इफेक्ट हो, सबको सेम दवाई दें, ऐसा नहीं होगा और ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। ये आयुर्वेद योगाश्रम का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोविड के टाइम पे हम सब लोग बातें करते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हम ये प्रेफर करते हैं कि किडनी की इम्यूनिटी के ऊपर उस समय कैसे फोकस किया जा सके और किस तरीके से उसको बेटर किया जा सके। किडनी की इम्यूनिटी को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छलनी की तरह हमारा जो जाली होती है किडनी की, उसकी जब जाली खुल जाती है, ढीली हो जाती है, तो वहां से प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो कि बड़ा होता है, नॉर्मल में नहीं यूरिन में निकल पाता, उसमें से निकलता है। वो एक इसकी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का इंपॉर्टेंट काम हमारी दवाई करती है। और इसमें बहुत समय लगता है,
इसकी रिसर्च के लिए, और इसके लिए हम मरीज को ये समझते हैं कि जब उसकी पूरी डिटेल लेते हैं, हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिसाइड करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये विचार साझा करने के लिए, और आशा करती हूँ भविष्य में भी हम सब इसी तरह से और विषयों पर जानकारी देने के लिए जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।